question is, a particle is following a circular path and is observed to have an angular displacement of 10.3 degrees. Express this angle in radian, show your working, give your answer to 3SF. 3 student figures. अब we know that हमने इसको रेडियंस में लिखना है, एक्सप्रेस करना है. अब वी नो दैट पाई रेडियन जो होता है दिस इज इक्वल टू 180 डिग्रीज के बराबर होता है. तो अगर मैं यहाँ 1 डिग्री ले लूँ क्या होगा, पाई और 180 हो जाएगा ना. तो हमारे पास 10.3 क्या होगा, 10.3 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. ठीक है, तो आई एम डूइंग इट नाउ. इट मीन्स के 10.3 डिग्रीज, अब 10.3 डिग्रीज जो हो जाएगा दिस इज इक्वल टू पाई ओवर 180 टाइम्स 360 डिग्रीज. और नहीं यार, टाइम्स 10.3. अगर फर्दर है पाई की वैल्यू 3.14, एटलीस्ट 3 में ले लो या कैलकुलेटर में जो आ रही होती है ना पूरी की पूरी, आप वो भी ले सकते हो. लेकिन क्योंकि 3 में एटलीस्ट इसलिए कह रहा हूँ कि हमारे पास आपकी हर वैल्यू जो डेटा पेज पे गिवन होती है दैट इज प्रोवाइडेड टू अस इन 3SF. ठीक है, तो यहाँ से 0.180 शायद आता है. 0.1 आंसर जो आ रहा है बेटा दिस इज 0.1796 and the occurring decimal 77 so. ठीक है, so this is 0.180. and now if you next part के अंदर determine के साथ है 10.3 to 3SF. अब इसका मतलब मैंने 10 लिख के मैंने ये चीज निकालनी है. ठीक है, और 10.3 का अगर 10 लेते हो तो हमारे पास वैल्यू जो आ रही है तो 0.1817938. Since we have to write this in 3SF, so this is written as 0.182. ठीक है, नंबर है ना, ये तो नंबर आया है, कोई यूनिट नहीं है. Hence calculate the percentage error that is made when angle 10.3 degree is measured in radian is assumed to be equal to this one. इसका मतलब वो कह रहा है आपने डेल्टा थीटा और थीटा जो प्रीवियस क्लास में आपने निकाला हुआ है वो निकालना. अभी यहाँ पे माइंड में असर, ये तो यस में पढ़ते थे बेटे, ये पेपर 5 में आ जाएगा ये, इसलिए दिस इज आल्सो पार्ट ऑफ योर A2 सिलेबस. ठीक है, ये आ जाएगा. अब हमारे पास डेल्टा थीटा क्या होता है, θ2 माइनस θ1 ओवर थीटा टाइम्स 100. अब माइंड में आ रहा सर थीटा क्या लिख लिया आपने, अब चल लिखते थे 0.182 माइनस 0.181 ओवर. बेटे ये थीटा जो है, चाहे आप θ2 लिख लो उस पर मार्क दिया हुआ, θ1 लिख लो वो भी मार्क दिया, लेकिन थीटा होता क्या है, इन दोनों की एवरेज होती है. ठीक है, इन दोनों की एवरेज होगी, उसको आप थीटा ले रहे होते हो. लेकिन इसमें कहा हुआ था हमारे पास इज मेजर रेडियन इज अज्यूम टू बी इक्वल टू, तो जो मेनली एंगल है वो ये वाला है था, रेडियन वाला. ठीक है, मैं इसे ओवरऑल कर रहा हूँ. तो मैंने क्या किया 0.182 प्लस 0.181 डिवाइडेड बाय 2. ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन 4 बेटे हमारे पास जो है दिस इज रिलेटेड टू नेक्स्ट टॉपिक, लेकिन क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स का कॉन्सेप्ट और यहाँ पे मैं पढ़ा भी चुका हूँ इसलिए मैं करवा रहा हूँ. द ऑर्बिट ऑफ द अर्थ ऑफ मास दिस वन, अर्थ है विद द मास m is assumed to be in a circular path of radius which is provided to us with the sun at its center as illustrated. Time taken for one orbit, this is capital T for one orbit लिखा हुआ ना. Time taken to complete one rotation is represented with time period, capital T से represent होता है. Let के mass of earth is small mass है, mass sun जो है ज्यादा होता है तो capital M लिख लिया. Okay, this is suppose R लिख लिया, separation जो है. Calculate the magnitude of the angular velocity of the earth about the sun. Angular velocity is found by omega. किसके बराबर होता है, this is 2 pi over capital T formula. 2 is ऐसा, pi की वैल्यू मैं 3.14 लिख ली बेटे. As I told you earlier, at least 3SF में लिखेगा. Time period is provided to us which is 3.2 times 10 to raise per 7. So this is further 1.962596 times 10 to raise per -7. अब कितनी SF में लिखना है बेटे, कोई मार्क डिडक्ट नहीं होता है
जितनी मर्जी एस में लिख लो, लेकिन एएस लेवल में हम रूल पढ़ते हैं जो जस्टिफाई भी करना होता है हमने प्रैक्टिकल्स के अंदर, ठीक है, कि हमारे पास वो रूल ये होता है कि पूरी कैलकुलेशन जो लीस्ट एसएफ होती है आपका आंसर उसमें होना चाहिए, उससे बेटर होना चाहिए। अब ये तो वैसे कांस्टेंट थे ना, ये लिस्ट है 2 थी तो मैक्सिमम हम 3 में लिख सकते, 3 में लिख दिया मैंने। या फिर जनरलाइज भी अगर आप बेटा कोई मार्क डिडक्ट नहीं होता अंटिल अनलेस इट इज स्पेसिफाइड बाय द एग्जामिनर। हाँ, यहाँ पे अगर हम पिछले सवाल में उसने कहा तो 3 ऐसा में लिखते हैं, हम 2 में लिखते हैं, 4 में लिखते हैं, गलत होता, लेकिन यहाँ पे उसने नहीं कहा, ठीक है। तो नॉर्मली मैं ये कह रहा होता हूँ बहुत ही नहीं, ऐसा नहीं, मैंने A2 पेपर 2 और 4 के अंदर बेटे आप 3 ऐसा में लिख लो। उसकी रीजन क्या है कि डेटा पेज पे जो भी डेटा गिवन होता है दैट इज ऑलवेज प्रोवाइडेड टू अस इन 3SF, तो आप भी 3SF में लिख दो बेटे, ठीक है। तो दिस इज रैड पर सेकंड, ये इसका आंसर हो गया बेटे। नेक्स्ट पार्ट के अंदर द मैग्नीट्यूड ऑफ सेंटीमीटर फोर्स, सेंटीमीटर फोर्स का फॉर्मूला क्या हो गया, F इक्वल्स टू M R ओमेगा स्क्वायर। सेंटीमीटर फोर्स एक्टिंग ऑन द अर्थ, तो अर्थ का मैस ही लोगे, अर्थ का मैस हमें गिवन है 6.0 टाइम्स 10 टू रेस पर 24, रेडियस पे गिवन है। तो mass of earth is 6.4 times 10 to raise by 24, रेडियस की वैल्यू थी 1.5 टाइम्स 10 टू रेस पर 11, ओमेगा की वैल्यू देखो हम ऊपर कैलकुलेट कर चुके हैं, यही वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे 1.96। अच्छा, अब एक और चीज, मेरे पास जो वैल्यू आ रही थी ना कैलकुलेटर पे दैट वाज 1.9625 टाइम्स 10 टू रेस पर -7। अब मैंने नेक्स्ट कैलकुलेशन में बेटे उसको यूज करना है, तो मैंने यहाँ पे तो 1.96 लिख दिया है। अब नेक्स्ट वैल्यू अगर यूज होनी है, यानी नेक्स्ट वैल्यू वही वैल्यू नेक्स्ट पार्ट में अगर यूज हो रही है, तो जो कैलकुलेटर वाली वैल्यू होगी उसको कंसिडर कर लेना आगे, ठीक है। कैम इसको यूज नहीं करने की जरूरत, क्योंकि यहाँ पे आपने राउंडिंग भी की होगी, ठीक है। और इस वैल्यू की परसेंट भी ज्यादा इन कंपैरिजन टू दिस वैल्यू, ये आ रहा 2.3108 टाइम्स 10 टू रेस बाय 21, तो वी कैन राइट 2.31। ये लगता है मेरा आंसर कुछ गलत हो गया है, हाँ 6.0 था, हाँ 6.0 था। लो बेटा, नेक्स्ट में हमारे पास स्टेट द ओरिजिन ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स एक्टिंग इन E2। ये तो हमने कैलकुलेट कर ली सेंट्रीपिटल, लेकिन इसका ओरिजिन कहाँ था, कौन सी फोर्स जो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रही है। सो इन सोलर सिस्टम ग्रेविटेशनल पुल जो होता है सन का, दैट प्रोवाइड सेंट्रीपिटल फोर्स टू एनी प्लैनेट या अर्थ, ठीक है। अर्थ तो अपने इनर्शिया की वजह से सीधा जाती, इनर्शिया ये ना कोई यूनिफॉर्म मूव करिए, यूनिफॉर्म वेलोसिटी मूव करते स्ट्रेट लाइन में, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल पुल जो है सन का दैट प्रोवाइड सेंट्रीपिटल फोर्स, ग्रेविटेशनल pull of sun provides centripetal force to earth। जब ये लिखती है इसका मतलब वो सेंट्रीपिटल फोर्स मिल रही है तो अर्थ मूव कर रही है सर्कुलर पाथ में। डिटरमिन मास ऑफ सन 3 नंबर का क्वेश्चन। अब आपने कह दिया कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है ये सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर है, ठीक है। डिटरमिन होता है एक्सट्रैक्ट करना बेटे। अब इसका फॉर्मूला हमें, आपने चैप्टर नहीं पढ़ा लेकिन मैंने लिखवा दिया था, दैट इज G कैपिटल M मास ऑफ सन, स्मॉल m मास ऑफ अर्थ ओवर r स्क्वायर सेपरेशन बिटवीन देम। और सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला लिखना लिख लो, नहीं तो ये डायरेक्ट वैल्यू निकाल तो चुके हैं हम। सॉरी यार, ये वाली गलती लिखी, 3.46 है, ये वैल्यू निकाल चुके हैं, इसी वैल्यू को हम लिखते हैं 3.46। जनाब वैल्यूज अगर लिखते हैं, जी की वैल्यू होती है 6.67 टाइम्स 10 टू -11, याद नहीं करनी, डेटा पेज पे गिवन होती है, अलबत्ता याद हो जानी है। मास ऑफ सन की हमारे पास जो है दिस इज, we need to calculate, sorry, this one. Mass of earth is 6.0 times 10 to raise by 24 over r square, r is 1.5 times 10 to raise by 11 square equals to 3.46 times 10 to raise by 22, and if we solve this one times 10 to raise by 30 का ऑर्डर आ जाएगा, वैल्यू याद नहीं है, 1.95। ओके,
आगे ठीक है। बी पार्ट में स्टेट एक्सप्लेन व्हाट इज मेंट बाय रेडियन। ये तो क्लियर हो गया ना बेटे, आप लिख लोगे यूनिट ऑफ एंगल है व्हिच इज स्वेप्ट आउट बाय एन आर्क एट सेंटर विद रेडियस सच दैट आर्क लेंथ इज इक्वल टू रेडियस। ठीक है, वी हैव डन दिस वन, वहां से कॉपी करते हैं पेस्ट कर देते हैं ताकि ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में why one complete revolution is equivalent to an angular displacement of 2 pi। one complete revolution is 2 pi। अब फॉर्मूला क्या होता है, s equals to r theta। ठीक है, अब वन रेवोल्यूशन किसके बराबर होगी, दिस इज 2 पाई r, सर्कमफ्रेंस के बराबर हो गया ना। ठीक है, इन वन रेवोल्यूशन s जो है वो 2 पाई r के बराबर है इज इक्वल टू r थीटा। अब r से कैंसिल आउट हो रहा है तो थीटा की वैल्यू क्या रहेगी हमारे पास, दिस इज इक्वल टू 2 पाई रेड। नेक्स्ट पार्ट में अच्छा सवाल आया हुआ ये वाला, एन इलास्टिक कॉर्ड हैज एन अनस्ट्रेच्ड लेंथ ऑफ 13.0। कितनी शो की, 14। इसका मतलब हमारे पास अनस्ट्रेच अगर है था तो उसकी लेंथ हमारे पास है थी ये वाली, ये वाली, ये सी पॉइंट पे था जब कोई मैथ उसके साथ सस्पेंड नहीं किया हुआ हमने। ठीक है, दिस इज 13.0 सेंटीमीटर। जब उसके साथ बेटे एक मैस ऐड अप कर दिया हमने, स्मॉल मैस लिखा हुआ ना, a small mass of weight 5.0 is hung from the free end of the cord। ये तो फिक्स है, ये फ्री था। the cord extend to a length of 14.0 as shown figure 5.1। ओके, अब यहाँ पे अगर मैं देखूं फोर्सेस लग कौन कौन सी रही हैं यार, यहाँ पे एक तो बेटे इसका वेट लग रहा है, एक इसके अंदर टेंशन लग रही है, आपको T1 चलने लिख ली मैंने। फिर ये क्या कर रहे हैं अभी, एक दूसरे को बैलेंस करने, अभी रिजल्टेंट फोर्स जीरो, अभी सर्कल पाथ में नहीं मूव कर रहा है, ये तो रेस्ट में है। कुछ चीज रेस्ट में तभी होती है जब रिजल्टेंट फोर्स उस पर जीरो होती है। ठीक है, उसके बाद the chord and the mass are now made to rotate at constant speed omega, क्योंकि सिलेबस में है constant speed omega है। ठीक है, in a vertical plane यानी during motion height ऊपर नीचे इस तरह मूव करेगा ये। About C, when the chord is vertical and above C, the length of is unextended 13.0 as shown figure 5.2। okay, यहाँ पे अगर है तो unextended length है, इसका मतलब ये हो जाएगा कि हमारे पास ये जो मूव कर रहा है वो एब्सोल्यूट सर्कुलर पाथ नहीं, एलिप्टिकल पाथ एक्चुअली में लग रहा है। ठीक है, अगर हम देखें यहाँ पे तो यहाँ मूव कर रहा है तो इस पाथ में मूव कर रहा होगा, क्योंकि अभी ये ऊपर गया है ना तो उसने कहा लेंथ एक्सटेंड नहीं की, वही 13.0 आ रही है, जबकि वेट डाउनवर्ड आता है नीचे जब आएगा तो डेफिनेटली लाजमी उसकी लेंथ ज्यादा ही होगी। अच्छा, अब यहाँ पे अगर हम देखते हैं उसने, अब यहाँ पे शो दैट के साथ है एंगुलर स्पीड ऑफ दिस वन, इसका मतलब है यहाँ पे इसके अंदर टेंशन तो नहीं है ना। कैसे पता चला, क्योंकि टेंशन तो तब आ रही थी जब कोई वेट ट्रैक्टर, यहाँ 13.0 ओरिजिनल लेंथ थी व्हेन नो मास इज एडेड टू इट्स लोअर एंड। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे टेंशन कितनी है, जीरो है। ठीक है, दिस इज जीरो टेंशन। अब टेंशन अगर जीरो है तो रिजल्टेंट फोर्स टुवर्ड सेंटर क्या बन रही है, सिर्फ वेट लग रहा है इसका mg। अगर वेट लग रहा है तो वेट क्या सेंटीमीटर फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। ठीक, अब मैंने क्या पढ़ाया था, मैं कि सिर्फ वेट लग रहा है चीज पैराबोलिक पाथ पे आएगी। ये बेटे एन एक्सटेंडेड है, ये ऊपर भी फोर्स लग रही है, एक्सटेंशन है। अगर सिंपल यहाँ पे जाकर स्ट्रिंग टूट जाती है तो ये पाथ फॉलो करना उसने फिर पैराबोलिक। ठीक है, ये स्ट्रिंग लगी हुई और स्ट्रिंग जो है वो स्ट्रेचेबल है, इसलिए ये पाथ थोड़ा सा फॉलो कर रहा है। इसका मतलब रिजल्टेंट फोर्स टुवर्ड सेंटर देखो तो एम जो है दैट इज प्रोवाइडिंग सेंटीमीटर फोर्स। जब शो दैट के साथ क्वेश्चन होता है उसमें तो आंसर ऑलरेडी गिवन होता है, बट हाउ वी आर एबल टू कम टू दिस शोन रिजल्ट, दिस इज इंपॉर्टेंट। तो मैं लिखता हूं हमारे पास वेट जो है प्रोवाइड्स सेंट्रीपिटल फोर्स। अच्छा, अब ये लिखने की जरूरत नहीं है, आप लोगों के लिए लिख रहा होता हूँ। हाँ, अगर कोई बच्चा सिंपली, इसका मैथ्स गिवन था ना, मैथ्स गिवन था, वेट गिवन था, वेट गिवन है। आप सिंपली कोई बच्चा लिखता है वेट जो है वो हमारे पास एफ सी के बराबर, तो ये भी ठीक है। ठीक है, अब वेट की वैल्यू एफ सी को आप लिख सकते हो एम आर
ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा की वैल्यू निकालनी। अब वेट की वैल्यू 5.0 गिवन है बेटे, मास की वैल्यू कैसे आ जाएगी, 5.0 को 9.81 से डिवाइड कर दोगे, ठीक है। और हमारे पास ओमेगा की वैल्यू हमने बेटे, सॉरी आर की वैल्यू हमारे पास 13.0 सेंटीमीटर में गिवन थी। 13.0 इस सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना जरूरी होगा क्योंकि जी की वैल्यू हमने 9.81 मीटर पर सेकंड में लिया है। तो यहाँ से ओमेगा को निकाल दोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 8.69, कुछ इस तरह कुछ आता है, लेकिन 8.7 का तो 8.7 लिख लिया, अंडर रूट ले लेना, अंडर रूट लेना उसको, ओमेगा को निकाल दे जी ओवर आर, ठीक है। अच्छा अब इसमें बेटे जो ये बच्चा यहाँ पे एम जी लिख देता है, एम एम से कैंसिल होगा फिर और जल्दी हो जाएगा, ठीक है। इस आंसर का नंबर नहीं है, मार्क किसका है, सोर्स कॉन्सेप्ट का और वैल्यूज पुट करने का, ठीक है। The chord and the mass rotate so that the chord is vertical below C as in figure 5.1. Calculate the length of the chord assuming it obeys Hooke's law. इसकी लेंथ क्या होगी यहाँ पे। अब वैसे अगर देखो बेटे यही हमारे पास सामने मैंने बनाया हुआ ये वाला, ठीक है। इसका मतलब है कि ये जो हमारे पास है ये इसकी लेंथ और ज्यादा है, ये, ठीक है। ऊपर देखो लेंथ हमारे पास अनएक्सटेंडेड थी, इसका मतलब ये तो हमारे पास 13.0, नीचे जब आया तो ये ओवल बन रहा, थोड़ा लिफ्ट मैंने कहा ना स्टूडियो के अंदर, हमें ये लेंथ निकालनी है यहाँ पे क्या होगी। अब ये लेंथ निकालने के लिए अगर फोर्सेस हम देखें, क्योंकि यहाँ से अगर वो इसी डायरेक्शन में अगर रोटेट करता आ रहा है बेटे, तो यहाँ से मूव करते हुए इसकी लेंथ डेफिनेटली फर्क इंक्रीज करती जाएगी, यहाँ मैक्सिमम होगी फिर डेफिनेटली कम होती जाएगी, फिर और कम होगी, जीरो होगी, इस तरह। तो यहाँ पे लेंथ वैसे भी ज्यादा क्यों होती है, क्योंकि यहाँ पे बेसिकली वेट डाउनवर्ड एक्ट कर रहा होता है, टेंशन अपवर्ड होती है। हमने कहा था लोएस्ट पॉइंट पे टेंशन मैक्सिमम होती है, वही वही क्वेश्चन है, उसको सिर्फ क्वेश्चन है, ठीक है। तो हमारे पास इसका मतलब ये है कि यहाँ पे मैं फोर्सेस आइडेंटिफाई करूं, वेट इज स्टिल एक्टिंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन व्हिच इज गिवन टू अस 5.0 न्यूटन, अपवर्ड फोर्स कौन कौन सी लग रही है, टेंशन। तो अगर मैं देखूं रिजल्टेंट फोर्स टुवर्ड टेंशन क्या होगी, टुवर्ड सेंटर क्या होगी, टी में से एमजी को माइनस करोगे एंड यू कैन इक्वेट इट टू द सेंट्रीपिटल फोर्स रिलेशनशिप, ठीक है। सो अगर मैं देखूं रिजल्टेंट फोर्स टुवर्ड टेंशन, टुवर्ड सेंटर, टेंशन कह रहे हैं टुवर्ड सेंटर, दिस इज टी माइनस वेट and we shall equate it to the relationship of centripetal force which is Fc which is equal to mv square over r। अब T कैसे आएगी, उसने कहा था हुक्स लॉ obey करता है, T किसके बराबर, K, जिसमें F इक्वल्स टू के ई होता है, वेट ऑलरेडी गिवन था हमें, इसको हम लिख सकते हैं एम आर ओमेगा स्क्वायर। अब K की वैल्यू कैसे आएगी हमारे पास, K की वैल्यू हम पीछे से निकाल सकते हैं, जैसे ये फॉर्मूला क्या होता है बेटा, F इक्वल्स टू के ई। अब फोर्स किसके बराबर है, वो तो हमारे पास वेट था विच इज 5.0, ठीक है, ये गिवन है। और के की वैल्यू निकाली मैंने, ई मेरे पास कितनी है एक्सटेंशन, 14.8 में से 13 पॉइंट इसको माइनस कर दो, 14.8 माइनस 13.0, तो टाइम्स 10 टू -2 अगर लिखना है तो लिख दो, क्योंकि सेंटीमीटर में मीटर में अगर चेंज करना तो, ठीक है। अब मैं इसी को नीचे लिख दूंगा, इसी वैल्यू को, ठीक है। अच्छा में से आंसर भी सेंटीमीटर में चाहिए तो ना भी करते तो फिर भी ठीक था बेटे, मैं अब यहाँ नहीं करूंगा। इसका मतलब वेट के की वैल्यू 5.0 ओवर 14.8 माइनस 13.0 थी, ये होगी बेटे मेरे पास ये। अब एक्सटेंशन कितनी है, जब यहाँ पे आया तो कितनी एक्सटेंशन है, इस लेंथ में से इनिशियल लेंथ जो है उसको माइनस करोगे, ठीक है। वेट ऑलरेडी 5.0 गिवन था, मास की वैल्यू कितनी हम होती है 9, वेट 5.0 था उसमें से 9.81 मल्टीप्लाई कर दोगे, रेडियस की वैल्यू हम क्या, लेंथ हमने निकालनी है, ओमेगा की वैल्यू क्या होगी 8.7 का स्क्वायर ऊपर किया हुआ है, इसको आप सॉल्व कर दो 17.2 आंसर आ जाएगा। एक मिनट, एक मिनट, इज द रिजल्टेंट फोर्स सेम, रिजल्टेंट फोर्स इज द सेंट्रीपिटल फोर्स, और सेंट्रीपिटल फोर्स हर जगह सेम है,
तभी सर्कुलर पाथ मूव करता जा रहा है। ठीक है, अब एक बेटे एक होता है ना फॉर्मूला एम आर ओमेगा। अब माइंड में है सर ये मैथ्स तो कांस्टेंट है ना, तो ये भी कह दिया कांस्टेंट है। आर की वैल्यू हमारे पास क्या वेरी कर रही है, जहाँ पे आर की वैल्यू वेरी करती है वहां पे इसका मतलब सेंटीमीटर फोर्स की वैल्यू भी वेरी करनी शुरू हो गई। ठीक है, सेंटीमीटर फोर्स की वैल्यू भी वेरी करेगी, आगे भी सवाल आएगा एक। उसके बाद फिर डिफाइन रेडियन आ गया। ओके, नेक्स्ट पार्ट के अंदर a small mass is attached to a string, the mass is rotating about a fixed point p, okay, at a constant speed as shown in figure 6.1. Explain what is meant by angular speed about p of the mass. 2 mark. Angular speed, angular speed का थी ओमेगा, किसके बराबर होता है, डेल्टा थीटा होगा, डेल्टा टी, डेल्टा थीटा चेंज ऑफ एंगल swept out by this vibrating mass, moving mass at p, सेंटर में बनता था ना, with radii per unit time। ठीक है, तो इसका चेंज ऑफ एंगल swept out by the moving mass या rotating mass at center with radii per unit time। ठीक हो, ओके, यार सेंटर एट पी उसने सेंटर लिया होता है, एट पी लिख लो यार, एट पी। ठीक है, so next question, again a good question. A horizontal flat plate is free to rotate about the vertical axis about its center as shown. ये बेटा एक डिस्क है, ये वर्टिकल एक्सिस शो किया हुआ है, ये मूव करता जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है। A small mass m is placed on the plate a distance d from the axis of rotation। यहाँ पे एक mass रख दिया गया। The speed of rotation of the plate is gradually increased from 0 until the mass to seen slide of the plate। तेजी से घुमाना शुरू करते हैं, यहाँ से निकले बाहर जाएगा, गिरेगा। The maximum frictional force F between the plate and the mass is given by this formula. This is a frictional force. Remember जो मैंने कल भी बात की थी, frictional force का formula जो बच्चे मैथ पढ़ते हो, F इक्वल टू म्यू आर पढ़ते हो, म्यू की वैल्यू उसने दी है 7.2 विच इज डिपेंडिंग ऑन द सरफेस के ऊपर, और आर किसके बराबर होता है, एम जी के बराबर होता है, वेट लिख दिया उसने। तो ये है, ये हमें दिया क्योंकि फिजिक्स में हम नहीं पढ़ते बेटे, ये तो उसने हमें डायरेक्ट वैल्यू दी होती है। 0.72 W, where W is the weight of the mass, the distance d is 35 centimeter. Determine the maximum number of revolution of the plate per minute for the mass to remain on the plate। to remain on the plate का मतलब continuously move करता जा रहा है, इसका मतलब उस पर सेंटीमीटर फोर्स लगती जा रही है, ये नहीं कि जब स्लाइड कर देगा इसका मतलब सेंटीमीटर फोर्स नहीं लग रही है। तो टू रिमेन ऑन द प्लेट का मतलब सेंटीमीटर फोर्स उस पर लगती जा रही है। ठीक है, एक्सप्लेन योर वर्किंग 5 नंबर का क्वेश्चन है। इसका मतलब है सोर्स जो है हमारे पास सेंटीमीटर फोर्स का वो ये है। ठीक है, और हमने नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस निकालना है पर मिनट जो है। एक्सप्लेन योर वर्किंग हमारे पास लिख सकते हैं फिर कि ये जो मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स है, फ्रिक्शनल फोर्स इट प्रोवाइड्स सेंटीमीटर फोर्स। बेटे ये लिख दो फिर भी ठीक है, ये नहीं लिखते हो, ये नहीं लिखते हो, और अगर आप ये चीज लिख देते हो कि 0.72 W जो है दिस इज इक्वल टू सेंटीमीटर फोर्स मार्क, एक मार्क यहाँ का, इसका या इसका। मैं क्यों लिख रहा हूँ, आपने बाद में पढ़ना होता है इसलिए बताना जरूरी होता है। ठीक है, पेपर में शायद मैं ये डायरेक्टली लिख देता हूँ। अब इसको फर्दर देखूं, 0.72 W किसके बराबर होता है, mg के। सेंटीमीटर फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, m r ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, अब मैंने यही फॉर्मूला क्यों यूज किया है, क्योंकि मैंने फ्रीक्वेंसी निकालनी है। इसको फर्दर अगर मैं लिखूं तो ये मेरे पास हो जाएगा 0.72 g, r इज एज सच, ओमेगा किसके बराबर होता है 2 पाई f का
स्क्वायर। इसको फर्दर हम लिखते हैं 0.72 जी 4 पाई स्क्वायर आर, एफ का स्क्वायर हो जाएगा ना, एफ किसके बराबर हो गया हमारे पास, नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस पर यूनिट टाइम स्क्वायर। तो मैंने एन ओवर टी ऐसा सब्जेक्ट ना लिया, तो इट फर्दर बिकम 0.72 जी ओवर 4 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर विद रेडिकल, क्योंकि स्क्वायर था ना बेटे, यहाँ पे कोई गलती तो नहीं, आर का स्क्वायर तो नहीं आएगा, ठीक है। तो अब हमारे पास नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस पर मिनट थी, ये नंबर ऑफ रेवोल्यूशन हो गया, पर मिनट का मतलब 60 सेकेंड्स है। अच्छा, अब इसको फर्दर करते हैं, दिस इज 0.72 जी इज 9.81 ओवर 4 3.14 स्क्वायर, रेडियस इज 35 सेंटीमीटर, ये गिवन है, ठीक है। 35 सेंटीमीटर मीन 35 times 10 to raise पर -2, and if we solve this one, n की वैल्यू जो हमारे पास आ रही होती है, नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस, सॉरी n की वैल्यू आनी चाहिए, दिस इज 42.9, ये आंसर आ, ठीक है, ये आ गया ना। अच्छा अब बेटे थोड़ा सा यहाँ तक उसने एक नंबर इसका है, मार्क पे लिखता जाए, एक नंबर इस चीज का है, एक नंबर इस चीज का नहीं, फ्रीक्वेंसी, हाँ मैं फॉर्मूला साइंटिफिक फोर्स का, एक नंबर इसका है यहाँ पे, जहाँ पे फ्रीक्वेंसी का आपने रिलेशनशिप लिखा हुआ, ठीक है, एक नंबर इसका हो गया सारा विद आंसर, आंसर नहीं है अभी 42.9 का कोई मार्क नहीं, ठीक है। अब उसने मांगा क्या हुआ है, क्वेश्चन को गौर से देखते उसने कहा हुआ कैलकुलेट द मैक्सिमम नंबर, जिसे मैंने अंडरलाइन किया था, उसने ये मैक्सिमम मांगा हुआ बेटे, उसने नंबर ऑफ रेवोल्यूशन ही मांगा हुआ, और अगर नंबर ऑफ रेवोल्यूशन मांगा होता तो फिर बेटे मेरा आंसर मैं क्या लिखता, फिर मैं आंसर राउंड ऑफ करके लिखता, फिर हमेशा मैंने क्या लिखनी है, सॉरी इंटेग्रल वैल्यू लेनी है, इंटेग्रल वैल्यू का मतलब है 42.9 का मतलब 42 रेवोल्यूशन से कंप्लीट हो गई हैं, लेकिन 0.9 का मतलब रेवोल्यूशन कंप्लीट नहीं, फिर मैं आंसर क्या लिखता, 42 आंसर होता। अब जिस बच्चे ने 42 लिखा होता कैम्ब्रिज के अंदर, कोई मार्क नहीं दिया हुआ उसने, मार्क एक डिडक्ट हुआ, ठीक है। यहाँ पे मांगा हुआ उसने मैक्सिमम नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस, अगर मैक्सिमम नंबर ऑफ रेवोल्यूशन मांगा हुआ है तो फिर हमने इंटेग्रल वैल्यू नहीं देनी है, हमने राउंड ऑफ करके फिर वैल्यू देनी है, फिर राउंडेड वैल्यू देनी है। अब राउंडेड वैल्यू अगर देखें तो क्या होगा 43, मैक्सिमम नंबर ऑफ रेवोल्यूशन क्या होगा 43। ये दो दफा ऐसा क्वेश्चन बना हुआ बैलून्स, एक तो हम वो थर्मोडायनामिक्स पढ़ेंगे उसमें भी आएगा, उसने कहा था नंबर ऑफ बैलून्स टू बी इन्फ्लेटेड, उसका आंसर भी आ रहा था, नहीं 45 या 46 आंसर आता, 46 नहीं 46 पॉइंट समथिंग आंसर आ रहा। तो नंबर ऑफ जो बैलून्स फ्लेट हुए हैं हमेशा आपने इंटेग्रल वैल्यू देनी है, 42.9 का मतलब 42 ही कंप्लीट हुए हैं, और अगर मैक्सिमम नंबर ऑफ बैलून टू बी इन्फ्लेटेड फिर आंसर आपने 43 नेक्स्ट राउंड ऑफ करके हमेशा वैल्यू लिखनी है हमेशा, ठीक है। ओके नेक्स्ट पार्ट के अंदर the plate is covered when stationary with mud, just and explain whether the mud near the edge of the plate or near the center will leave the plate as the angular speed of slowly increased। ये हमारे पास होगी, मड उसने एक यहाँ पे रख दी है, एक यहाँ पे मड है, दूसरी मड उसने ये शो की है विद द सेम मैस सेम, ठीक है। अब वो कहता है ये पहले तेजी से घुमाना शुरू करते हैं, तेजी से घुमाना शुरू का मतलब है जो एंगुलर स्पीड इसकी होगी वही एंगुलर स्पीड इसकी होगी जब वो मारो इसको, ठीक है। कौन सी मड जो है पहले गिरेगी, ये वाली या ये वाली, अब गिरे वो गिरेगी जिसमें सेंटीमीटर फोर्स क्या होगी, नहीं लगेगी, यानी समझ रहे हो ना,
अभी दोनों मूव करें, दोनों सेंटीमीटर फोर्स लग रही है। सेंटीमीटर फोर्स का फॉर्मूला एम आर ओमेगा स्क्वायर होता है, बट मैथ सेम है। अगर तेजी से घुमा रहे हो मेगा ज्यादा हो रहा है, मेगा ज्यादा हो रहा है, जिसकी आर की वैल्यू कम होगी, इसका मतलब उस पर सेंटीमीटर फोर्स लगती रहेगी। क्यों लगती रहेगी? क्योंकि ये उसका सोर्स जो है था, ये वाली फोर्स थी, ये उसको प्रोवाइड करती रहेगी सेंटीमीटर फोर्स। और जो हमारे पास जिसका रेडियस जरा ज्यादा होगा वो जल्दी निकल जाएगी। ठीक है, यानी कि मैं अगर इसको दोबारा लिखूं, मैंने ये कहा हुआ है इट इज 0.72 W जो है ना, ये सोर्स है विच प्रोवाइड सेंटीमीटर फोर्स हैविंग फॉर्मूला एम आर ओमेगा स्क्वायर। अब इसके अंदर अगर मैं देखूं, मेरे पास 0.72 W तो कांस्टेंट है, मैथ भी मेरा कांस्टेंट है। मेरे पास दो वेरिएबल्स रह गए हैं, एक आर और दूसरा ओमेगा स्क्वायर। और ओमेगा स्क्वायर उसने कह दिया वो ज्यादा हो ही रहा है। अगर ये ज्यादा हो रहा है तो इसका मतलब ये फैक्टर ज्यादा हो रहा है। तो ये फैक्टर अगर ज्यादा अगर होगा तो जिसकी वैल्यू आर की कम होगी, इसका मतलब वहां पे तो इक्वालिटी होल्ड करती रहेगी और ये चीज 0.72 W सेंटीमीटर फोर्स प्रोवाइड करता रहेगा। और जिसकी आर की वैल्यू भी क्या होगी? ज्यादा होगी। इसका मतलब है उसको ज्यादा सेंटीमीटर फोर्स चाहिए होगी सर्कुलर पाथ में मूव करने के लिए। और ये जो फोर्स है इतनी नहीं होगी कि उसको सेंटीमीटर फोर्स प्रोवाइड कर सके, इसलिए वो निकल जाएगा, एंड वाला निकलेगा। ठीक है, सो वी कैन राइट सो मड near the edge will leave first because 0.72 W is not able enough to provide centripetal force to it. ठीक हो गया? ओके, 21 का क्वेश्चन आ गया। With reference to velocity and acceleration, describe uniform circular motion. बहुत बेहतर सवाल आ गया, 2 नंबर का। विद रेफरेंस यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब क्या है? इक्वल डिस्टेंस इज बीइंग ट्रेवल्ड इन इक्वल टाइम इंटरवल। मतलब ये है कि ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। जितना डिस्टेंस ये है, ये वही डिस्टेंस मैं सारे अगर कंसिडर करूं, ये सपोज S1 है, ये S2 है, ये S3 है, ये S4 है। ये जितने टाइम में ट्रैवल हो रहा है वो T1 है, ये टाइम T2 में ट्रैवल हो रहा है, ये टाइम T3 में ट्रैवल हो रहा है, ये टाइम T4 में ट्रैवल हो रहा है। तो ये जो चीज लिखी है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, इसका मतलब यूनिफॉर्म स्पीड है। ठीक है, इसका मतलब है यूनिफॉर्म स्पीड। नहीं कह सकते। उसने सर्कुलर मोशन जब कहा है, इसका मतलब मेरे पास जो जितना डेल्टा S1 आ रहा है उतना ही डेल्टा T1 है, जितना डेल्टा S2 है। इक्वल डिस्टेंस इज बीइंग ट्रैवल इन इक्वल टाइम इंटरवल्स, इक्वल स्पीड यही होती है ना। डेल्टा S3 जो है दिस इज इक्वल टू डेल्टा T3, इक्वल टू डेल्टा S4 जो है दिस इज इक्वल टू डेल्टा T4। इसका मतलब ये स्पीड जो है कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म स्पीड। इक्वल डिस्टेंस बीइंग ट्रैवल इन इक्वल टाइम इंटरवल, यूनिफॉर्म स्पीड उसी को कह रहे होते हैं आप। ठीक है, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब है यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक, अब सर्कुलर मूव कर रही है तो इसका मतलब उसने कहा फिर वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। जब कोई चीज सर्कुलर मूव कर रही है तो वेलोसिटी के लिए क्या करते हो? टेंजेंट ड्रॉ करते हो। ठीक है, वेलोसिटी का टेंजेंट ड्रॉ करते हो तो एक्सेलरेशन किस तरह होती है? जिस तरह रिजल्टेंट फोर्स लगती है टुवर्ड्स सेंटर, दोनों में एंगल क्या होता है? इसका मतलब आपने स्पेसिफाई करना है वेलोसिटी और एक्सेलरेशन जो है उनके में एंगल क्या है विद रेफरेंस टू। ठीक है, यानी कि हमारे पास वेलोसिटी और डायरेक्शन चेंज होगी एंड इज परपेंडिकुलर टू। ठीक है, ये हमारे पास वेलोसिटी क्या है, इन दोनों में एंगल कितना होता है? थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब ये हो गया कि यूनिफॉर्म डिस्टेंस ट्रैवल, कांस्टेंट स्पीड से डिस्टेंस ट्रैवल हो रहा है, लेकिन वेलोसिटी चेंज हो रही है ड्यू टू चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन एंड इज परपेंडिकुलर टू द एक्सेलरेशन।
ठीक है, तो हमारे पास इसका मतलब है कांस्टेंट स्पीड बट वेलोसिटी changes due to change in the direction of motion, ठीक है, and is and perpendicular to acceleration. अच्छा, टू एक्सेलरेशन। अब एक चीज याद रखनी है, एक्सेलरेशन जब भी वेलोसिटी परपेंडिकुलर होगी ना एक्सेलरेशन के, तो ये सर्कुलर पाथ ट्रैवल करती है। जब भी वेलोसिटी पर प्रोजेक्टाइल में देख लो यार, यहाँ से चीज ऊपर आती थी ये इस तरह है ना, ऐसे ही था। इसका मतलब यहाँ वेलोसिटी क्या होती थी, ये वेट कहाँ लग रहा था, ये यहाँ पे, इसका मतलब सेंटीमीटर फोर्स लगती है। लेकिन यहाँ पे फर्दर क्या आता था, वेलोसिटी ये होना शुरू हो जाती थी, लेकिन हमारे पास ये एंगल 90 थोड़ी रहता था, इससे पैराबोलिक पाथ बन जाता था। तो जब भी वेलोसिटी परपेंडिकुलर होती है एक्सेलरेशन के, लाजमी है कि हमारे पास चीज सर्कुलर पाथ ट्रेस करेगी। सर्कुलर पाथ का मतलब एब्सोल्यूट सर्कुलर पाथ ट्रेस करना चाहिए थ्रू इफ इट रिमेन परपेंडिकुलर टू एक्सेलरेशन। नेक्स्ट में, टू कार्स आर मूविंग अराउंड अ सर्कुलर पाथ ट्रैक, वन कार फॉलोज पाथ एक्स, एक गाड़ी यहाँ पे है, ये होगी गाड़ी, ठीक है, अदर पाथ फॉलो पाथ वाई, द रेडियस ऑफ पाथ एक्स इज 3 पॉइंट, इसका पाथ का 3.318 है, पाथ 5 इज 27 मीटर आउटसाइड दिस वन। ये इसका मतलब इसके अंदर 318 के अंदर 27 ऐड अप करेंगे तो ये टोटल इसका आएगा ना वाई का रेडियस। बोथ कार्स हैव mass 790, the maximum lateral sideway frictional force, वही जो frictional force है, that act on that the car can experience without sliding is same for both cars, यानी कि फ्रिक्शनल फोर्स जो होगी दोनों गाड़ियों के लिए बिल्कुल सेम है जो लग रही है। The maximum speed at which the car on X sorry can move around the track without sliding is this one, calculate F। यानी कि हमारे पास उसने कह दिया हमारे पास बेटे, ये साइड वे फ्रिक्शनल फोर्स है, ये उसने ये कहा है, इसका ये साइड वे फ्रिक्शनल फोर्स सेंटीमीटर फोर्स प्रोवाइड कर रही है ना, तो इसको सेंटीमीटर फोर्स के फॉर्मूले के बराबर इक्वेट कर देंगे। साइड वे फ्रिक्शनल फोर्स जो रोड और टायर के बिटवीन या थोड़ा सा एयर रेजिस्टेंस भी है, फोर्स एफ जो है इट प्रोवाइड्स सेंटीमीटर फोर्स। तो फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे, एफ इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर ओवर आर, क्योंकि यही क्यों करेंगे, आर वेलोसिटी गिवन थी 94। अच्छा, अब एफ निकालना है अगर आपने, तो एफ फर्दर भी इक्वल टू मैथ की वैल्यू हमारे पास दोनों के लिए सेम थी विच इज 790, ठीक है, दिस इज 790, बेटे स्पीड उसने दी हुई है 94 स्क्वायर ओवर रेडियस फॉर द एक्स था, अब एक्स का रेडियस हमारे पास आया था 318। अब इसको सॉल्व करेंगे जो भी आपका आंसर आ गया, अब नहीं है, ठीक, ओके। नेक्स्ट पार्ट के अंदर, both cars move around the track, each car has a maximum speed at which it can move around without sliding, okay। कंप्लीट फिगर 10 पॉइंट, यानी स्लाइड नहीं हो रही, कोई दोनों पे सेंटीमीटर फोर्स लगती जा रही है, ठीक है, और फ्रिक्शन फोर्स से सेंटीमीटर फोर्स प्रोवाइड करती जा रही है। अच्छा, complete table 10.1 by placing one tick in each arrow to indicate how the quantity is indicated by the car on y compare with the x। 3 नंबर, पहले केस में अगर देखें सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होगी, सेम होगी। क्यों भाई सेम होगी, क्योंकि दोनों पे सेंट्रीपिटल फोर्स सेम है। क्यों सेंट्रीपिटल फोर्स सेम है,
क्योंकि हमारे पास जो फ्रिक्शनल फोर्स है दैट प्रोवाइड सेंट्रीपिटल फोर्स, और फ्रिक्शनल फोर्स जो 0.7 जो एफ जो है वो हमारे पास सेम है, तो वो भी होगा। ठीक है, तो हम लिखते हैं इसका आंसर, इसके रीजन जो मैं लिखने लगा हूँ साइड वे। फोर्स प्रोवाइड्स सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है, विच इज सेम फॉर बोथ कार्स। अगर सेंट्रीपिटल फोर्स सेम सेम है तो इसका मतलब एफ इक्वल एम से एक्सेलरेशन सेम। ठीक है बेटे, सेंट्रीपिटल फोर्स दोनों पे सेम है क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स का सोर्स जो है दैट इज सेम। तो ये तो हो गया ये वाला मैक्सिमम स्पीड। स्पीड किसकी ज्यादा होगी, मैक्सिमम स्पीड v की वैल्यू। अब इसको अगर देखें इस v की वैल्यू के लिए हमें फॉर्मूला अप्लाई करें बेटे, सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला होता है F इक्वल्स टू एम वी स्क्वेयर ओवर आर। अब इसके अंदर हमारे पास ये तो कांस्टेंट है, ये तो कांस्टेंट है क्योंकि साइड वे फ्रिक्शन फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइडेड दिस इज सेम। मास भी दोनों के लिए क्या है, वो भी कांस्टेंट है, मास भी कांस्टेंट। अब वेरिएबल क्या रहेगा, v एंड r। ठीक है, जिसका रेडियस ज्यादा है उसकी v की वैल्यू क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। ओह सॉरी, गलत 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 बोल दिया। इक्वालिटी होल्ड करनी, उसकी वेलोसिटी भी ज्यादा होनी चाहिए। ये देखो ये कांस्टेंट है ना, इक्वालिटी है, मास भी सेम है, तो v स्क्वायर ओवर r। अगर रेडियस ज्यादा होगा तो वेलोसिटी भी ज्यादा होगी, तो हमारे पास सेम रेडियस रहेगी ना। तो हमारे पास स्पीड किसकी ज्यादा होगी, जिसके रेडियस ज्यादा है। ठीक है, तो हमारे पास देख इसका आंसर होगा y की ज्यादा होगी। ये क्यों ज्यादा होगी, क्योंकि हमारे पास रेडियस जो y का है, y का दिस इज ग्रेटर देन रेडियस ऑफ x। रीजन ये है। ठीक है, अच्छा तीसरा, टाइम टेकन फॉर वन लैप टू ऑफ द ट्रैक। अब इसका मतलब टाइम टेकन फॉर वन कंप्लीट लैप के अंदर, यहाँ पे नीचे जगह जितनी को उसमें कर देता हूँ बेटे। फॉर्मूला क्या होता है, एफ इक्वल्स टू एम आर ओमेगा स्क्वायर। मैंने टाइम निकालना है, एम आर ओमेगा को लिख सकता हूँ दिस इज 2 पाई ओवर कैपिटल टी। ठीक है, और फर्दर अगर मैं लिख दूँ तो फोर्स किसके बराबर होगी, दिस इज 4 पाई स्क्वायर एम आर ओवर टी स्क्वायर। अब देखो जो चीजें कांस्टेंट है वो तो कांस्टेंट नहीं है, ये फोर्स कांस्टेंट है। ठीक है, हमारे पास 4 पाई भी कांस्टेंट, एम भी कांस्टेंट है। ठीक है, ये सारा फैक्टर जो आ रहा है ना, ये वाला ये भी कांस्टेंट है। ये इसको अगर मैं लिख दूं यार, ये वैसे वैल्यू कांस्टेंट है। तो वेरिएबल क्या रह गया, वेरिएबल मेरे पास एक आर रह गया और एक मेरे पास क्या रह गया, टी स्क्वायर। हाँ जी, अब आंसर निकालिएगा। जिसकी आर की वैल्यू ज्यादा होगी उसका टाइम भी ज्यादा होगा, जिसकी आर की वैल्यू ज्यादा होगी उसका टाइम भी ज्यादा होगा। इट मींस कि हमारे पास जिसकी आर की वैल्यू किसकी ज्यादा है, वाई की। तो आंसर क्या हो जाएगा, इसके रीजन भी यही है। ठीक है, स्टेट व्हाट इज मेंट बाय सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन तो बेटा क्या होता है, चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। ठीक है, सेंट्रीपिटल। अब दोनों को गौर से देखो बेटे, सेंट्रीपिटल को उसने किस में लिखा हुआ, इटैलिक में, एक्सेलरेशन को नहीं लिखा हुआ। तो बच्चा लिख के आया था चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, ठीक है, टुवर्ड सेंटर ऑफ सर्कल, तो मार्क नहीं मिलना अनटिल अनलेस आप स्पेसिफाई करें कि सेंट्रीपिटल का डिफाइंड है क्या। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बेटा, सेंट्रीपिटल तो हमेशा वो वाली फोर्स होती है व्हिच इज एक्टिंग टुवर्ड सेंटर, डेफिनेटली इसी डायरेक्शन में हमारे पास टुवर्ड सेंटर ही होती है।
लेकिन दैट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू टेंजेंशियल वेलोसिटी। मार्क किसका, एक नंबर का, किस चीज का होगा, सेंट्रीपिटल को डिफाइन करने का, कि एक्सेलरेशन इज टुवर्ड सेंटर ऑफ सर्कल एंड इज परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी, या सिंपली मार्क क्या होगा, एक्सेलरेशन व्हिच इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंशियल वेलोसिटी इज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन व्हिच इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंशियल, टेंजेंशियल मीन अलोंग द टेंजेंट, ठीक है। अब देखो हमारे पास कोई चीज सर्कल में मूव कर रही है तो हम वेलोसिटी के लिए तो क्या करते हो, ये हमारे पास वेलोसिटी आ गई। अब ये जो इनवर्ड आ रही है ये हमारे पास एक्सेलरेशन है और फोर्स भी इसी डायरेक्शन में है, एंड वेलोसिटी जो है दिस इज परपेंडिकुलर टू दिस वन। हमने ये एंगल को स्पेसिफाई करना है बस, मार्क इस चीज का मिलना है बेटे आप जब भी आए, ठीक है ना। तो जो चीज इटैलिक में पेपर में लिखी होती है आपने उसको डिफाइन करना होता है, जो इटैलिक में नहीं लिखी होती उसको डिफाइन के साथ हमेशा व्हाट इज मेंट बाय के साथ जो इटैलिक में लिखी होगी उस चीज को आपने फोकस करना है। तो हम लिख सकते हैं दिस इज एक्सेलरेशन perpendicular to the tangential velocity. Acceleration perpendicular to tangential velocity. Tangential along the tangent. That is towards center of circular path. ठीक हो गया, ओके। उसके बाद an unopened sorry an unpowered toy car moves freely along a smooth track with an initial that is initially horizontal. The track contains a vertical circular loop around which the car travel as shown figure 1.1। ठीक है, यहाँ से आती है ये इस तरह ट्रैवल करके ये इस तरह वापस। The mass of car is 230 gram and the diameter of the loop is 62। diameter का मतलब ये चीज given है 62 which is constant। Assume that the resistive forces acting on the car are negligible। State what happened to the magnitude of the centripetal acceleration of the car as it moves around the loop from x to y। x से अगर y पे जाते हो तो हमारे पास क्या चेंज आएगी, डिक्रीज करेगी या इंक्रीज करेगी। अगर मैं फॉर्मूला देखता हूं बेटे, एक्सेलेरेशन का फॉर्मूला क्या है, a इज इक्वल टू वी स्क्वायर ओवर आर, ठीक है। अब इसमें अगर हम देखें a हो गया बेटे, उसने क्या लिखा हुआ शुरू के अंदर, उसने ये लिख दिया हुआ है कि बैटरी शैटरी नहीं है, आपने तेजी से घुमाया उसको, आपने प्रोजेक्ट किया तेजी से, यहाँ से होके इस पाथ पे ट्रैक पे होके इधर आ गया, या अब यहाँ से बेटे इसके पास काइनेटिक एनर्जी ऊपर जा रहा होगा तो हमारे पास क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी कम होती जाएगी। यहाँ पे जाए काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, मिनिमम होगी, किसमें पोटेंशियल में चेंज हो चुकी, तो यहाँ स्पीड क्या है, डिक्रीज कर चुकी है, ठीक है। तो y पे हमारे पास स्पीड क्या होगी, कम होगी, यानी स्पीड अगर देखूं y पे वो बेटे कम होगी स्पीड एट x। अगर स्पीड कम हो गई है तो मैं स्पीड की मैंने लिख लिया डिक्रीज कर गई है, तो डिक्रीज, डिक्रीज का स्केयर वन, यानी कि समझ गया ना। और नीचे डिनोमिनेटर क्या, रेडियस, उसने क्योंकि डायमीटर दे दिया कांस्टेंट है, तो इसका मतलब हमारे पास ये कांस्टेंट है यार, ये डिक्रीज करी तो हमारे पास एक्सेलरेशन क्या होगी, इट आल्सो डिक्रीजेस। तो इट मींस वी कैन राइट हियर सो एक्सेलरेशन जो है वो डिक्रीज करती है, नहीं स्टेट के साथ है, आपने सिंपल डिक्रीजेस लिखना है, ये स्टेट के साथ है, लेकिन मैं तो वो एक ही चीज समझानी है तो मैंने तो एक चीज कवर करनी है बेटे, उसने रीजन नहीं पूछा सो व्हाट हैपन, तो आपने सिंपली लिखो डिक्रीजेस, आपको पूरा मार्क मिल जाएगा। बट नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक्सप्लेन इफ द कार रिमेन्स इन कांटेक्ट विद द ट्रैक व्हेन why the centripetal acceleration of the car at y must be greater than 9.8। मैंने पहले भी उसने इस चीज पर फोकस किया था, प्रोजेक्टाइल पाथ कब आता है, वो कह रहा है हमारे पास एक्सप्लेन इफ द कार रिमेन इन कांटेक्ट विद द, अगर हमारे पास 9.81 होता, अगर 9.81 होती यहाँ पे सिर्फ हाईएस्ट पॉइंट पे ये वाली, ठीक है, अगर 9.81 होती तो फिर हमने कौन सा पाथ फॉलो करना था, फिर हमने प्रोजेक्टाइल पाथ फॉलो करना है बेटा, इस तरह चीज आके नीचे गिरेगी। क्यों, क्योंकि सिर्फ फोर्स कौन सी लग रही है, वो हमारे पास वो वेट लगता है,
ठीक है, वेट क्यों लगता है? अगर यहाँ पे मैं टेंजेंट बनाऊं यार, यहाँ पे तो टेंजेंट बनाया तो ये आ गई हमारे पास वेलोसिटी की डायरेक्शन। अगर कंसिडर यहाँ तो बिल्कुल ये आ रही है हॉरिजॉन्टल, यहाँ पे ड्राउन बनाऊं तो ये आ रही है, यहाँ बनाए तो ये आ रही है, यहाँ बनाए तो फिर ये आती है। और यहाँ दूसरी फोर्स अगर देखें हमारे पास क्या वेट है विच इज एक्टिंग डाउनवर्ड, यहाँ पे वेट क्या आ रहा है, डाउनवर्ड लग रहा है टॉप के ऊपर एम जी। बेटे यहाँ पे देखो यार, वेट इज नॉट परपेंडिकुलर टू दिस, इसका मतलब यहाँ सेंटीमीटर फोर्स नहीं लग रही, क्योंकि हमारे पास ये वेट यहाँ पे हो गया। सेंटीपिटल फोर्स या सेंटीपिटल एक्सलेशन जो है इट मस्ट बी परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी, और ये मैं जो वेलोसिटी का 90 डिग्री है तो इसका मतलब है हमारे पास यहाँ पे हमारे पास सेंटीपिटल फोर्स लग रही है, लेकिन उसके बाद फर्दर नहीं लग रही बिकॉज वेलोसिटी इज नॉट परपेंडिकुलर टू एक्सलेशन। ठीक है, और अगर यहाँ पे टॉप पे जाके रुक जाता वाई के ऊपर, अगर रुक जाता, अगर ए जी के बराबर हो, बेटे अगर ए जी के बराबर होती है ना तो फिर चीज बिल्कुल सीधी नीचे आती है। ठीक है, हाँ, क्योंकि यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी देखो जीरो है, मैं पूछूं एक्सलेशन कितनी होगी तो आप कहते हो जी के बराबर है विच इज 9.81 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर। अब फोर्स क्या लग रही है, सिर्फ वेट लग रहा है, डाउनवर्ड लग रहा है, तो उसने 9.81 की वजह से नीचे आना, क्योंकि एमजी की वजह से नीचे आना है इसने। और अगर हमारे पास टॉप के ऊपर जाके यहाँ पे इसकी स्पीड बहुत ही अगर कम होती है, फिर इसने प्रोजेक्टाइल पाथ में मूव करके बेटा इस तरह आना है, ये बहुत ज्यादा होती जो होगी। ठीक है, इसका मतलब है अगर ट्रैक के ऊपर है, अगर ट्रैक के ऊपर है और इसका मतलब वेट के अलावा भी कोई फोर्स लगी तभी एब्सोल्यूट सर्कुलर पाथ ट्रेस हो रहा है विद कांस्टेंट रेडियस। तो यहाँ पे कौन कौन सी फोर्सेस अगर हम आइडेंटिफाई करें, कौन से? एक तो यार वेट लग रहा होगा इसका डाउनवर्ड, ठीक है, वेट लग रहा है। अब वेट के अलावा भी एक फोर्स तो लग रही है, दिस इज एम जी हो गया, और नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स भी हमारे पास क्या डाउनवर्ड लग रही होगी, ये भी, ये आर भी क्या है इसी डायरेक्शन में। अब दोनों इस डायरेक्शन में है तो हमारे पास तो कांटेक्ट में आ रहा है ना। ठीक है, अच्छा, अब आंसर में हम क्या लिखेंगे बेटे? आंसर में टॉप के ऊपर देखते हो हमारे पास, एट टॉप के ऊपर हम हमारे पास इक्वेशन क्या बनती है, आर प्लस डब्ल्यू जो है दैट इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर ओवर आर। अगर आर जी के बराबर होता तो इसका मतलब हमारे पास वो उस आर जी के बराबर तभी होगा, सिर्फ फोर्स जो लग रही है वो वेट है। इसका मतलब अगर सर्कुलर पास ट्रेस कर रहा है तो वेट के अलावा भी फोर्स लग रही है विच इज नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स। ठीक है, तो इफ ए जी के इक्विवेलेंट होता विच इज 9.81 meters per second square, then only force acting at top is weight। ठीक है, hence centripetal acceleration is greater than 9.8 is greater than 9.8 meters per second due to contact। मैंने ये कहा कि अगर बेटे कोई चीज जाके टॉप पे रुक जाती है तो सिर्फ फोर्स लगती है, वेट तो सीधा नीचे आएगा। ये वाला रुक जाती, रुकने वाला इनिशियल वेलोसिटी जीरो होगी, द ओनली फोर्स इज एक्टिंग, वेट बिल्कुल सीधा नीचे आएगा। और अगर है आके वहां पे अगर यहाँ से मूव करते यहाँ पे आता है, कोई कांटेक्ट नहीं रहता, आर की वैल्यू अगर जीरो है, फिर इसने प्रोजेक्टाइल पाथ ट्रेस करना, ये वाला प्रोजेक्टाइल जो है। सर ठीक है, सर्कुलर पाथ में कांस्टेंट सर स्पीड नहीं सर्कुलर होती? पाथ में कांस्टेंट स्पीड नहीं होती। कांस्टेंट सर्कुलर स्पीड में तभी कांस्टेंट होगी अगर हमारे पास ये पावर्ड वगैरह होता है या अनपावर्ड उसने कहा हुआ है। इसका मतलब बेटे जब यहाँ से मूव कर रहा था आपने पावर इसको अपने फोर्स अप्लाई करके मूव कर दिया, अब मूव करते करते ये यहाँ से खुद ही गया, अब यहाँ पे इसकी स्पीड ज्यादा थी, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा थी, यहाँ पे जब गया तो स्पीड कम होगी, काइनेटिक एनर्जी कम होगी है, पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगी। फर्दर पावर तो दे ही नहीं रहा, अनपावर्ड है, फिर ऊपर से चीज नीचे आ रही। इसका मतलब है जब ये मूव कर रहा है इसकी एंगुलर स्पीड ओमेगा की वैल्यू कांस्टेंट सिलेबस में, दूसरी स्पीड क्या इसकी वेरी करती जा रही है, यहाँ पे वर्टिकल सर्कल में मूव कर रहा है। नेक्स्ट में बेटे आते हैं हमारे पास इनिशियल स्पीड एट विच द कार मूव्स अलोंग द ट्रैक इज दिस वन, इनिशियल स्पीड इज दिस वन, यहाँ पे जब दी ना दैट मूव्स अलोंग द ट्रैक, ये अलोंग द ट्रैक ये हो गया। ठीक है, यहाँ स्पीड दे दी गई है, डिटरमिन वेदर द कार इज इन कॉन्टेक्ट विद द ट्रैक एट वाई,
यहाँ पे शो योर वर्किंग। ओके, इसका मतलब ये है कि अगर तो हम इसकी एक्सलेशन निकालेंगे बेटे, अगर तो हमारी एक्सलेशन इक्वल टू 9.81 आ रही है, इसका मतलब फ्री फॉल होना है। अगर ग्रेटर देन 9.81 है, इसका मतलब है कि वेट के अलावा भी कोई फोर्स लग रही है, तो वो क्या होगी, नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स का मतलब लग रही है ट्रैक पे कॉन्टैक्ट में अगर है। और अगर हमारे पास वैल्यू आ रही है 9.81 से कम अगर आ रही है, इसका मतलब है हमारे पास सपोज 2.4 आ रही है, तो इसका मतलब है हमारे पास कॉन्टैक्ट नहीं है इसके साथ। अब पहले इसका मतलब हम निकालेंगे टॉप के ऊपर हमारे पास फोर्स आती क्या है। बेटे इसके अंदर मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ पे कौन सी एनर्जी है हमारे पास, ये पॉइंट एक्स था। यहाँ पे टोटली हमारे पास काइनेटिक एनर्जी है, ई के सिंबल हो गया। यहाँ पे कौन सी एनर्जी है, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी भी है क्योंकि मूव कर रहा है ना, वेलोसिटी डिफाइन हो रही, और यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी भी है। नाउ इफ यू मेक यूज ऑफ प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एट दिस पोजीशन इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट दिस पोजीशन वाई, क्योंकि अनपावर्ड है, फर्दर एनर्जी आ ही नहीं रही उसके ऊपर। ठीक है, तो इसका मतलब मैं लिख सकता हूँ कि काइनेटिक एनर्जी जो होगी एट kinetic energy at x equals to kinetic energy at y plus gravitational potential energy at y। तो जरा पुट करते हैं यहाँ पे वैल्यूज, हाफ एम वेलोसिटी वी एक्स का स्क्वायर हॉरिजॉन्टल गिवन है, ये क्या होगी, हाफ वी वाई का स्क्वायर, वेलोसिटी वाई पे क्या होगी, प्लस एम जी एच हो गया, एम जी एच। अब मैथ्स तो बेटा थ्रोट कैंसिल आउट हो रहा है, तो इसको मैं फर्दर अगर कर दूं तो ये हो जाएगा, टू को भी चलें कैंसिल आउट करूँ, वी एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू वी वाई का स्क्वायर प्लस टू जी एच हो गया ना, ये टू मैंने मल्टीप्लाई कर दिया थ्रू ना, ये टू जी एच के बराबर हो गया। अब वैल्यूज अगर पुट करें तो एक्स पे वेलोसिटी की गिवन है उसने हमारे पास, ये 3.8 गिवन है, सो दिस इज 3.8 स्क्वायर इक्वल्स टू वी वाई पे क्यों निकाल रहा हूँ, क्योंकि वेलोसिटी अगर आ जाएगी तो वहां से एक्सेलरेशन निकालूंगा वी स्क्वायर ओवर आर फॉर्मूला अप्लाई करके, प्लस टू जी इज 9.81, हाइट हमारे पास किसके बराबर हो जाएगी, इसके डायमीटर के ना 62 सेंटीमीटर है, तो 62 टाइम्स 10 टू रेज पर -2 हो गया। एंड इफ यू फर्दर मेक दिस वी वाई एज सब्जेक्ट, आंसर इज 1.51 मीटर्स पर सेकेंड। अच्छा, अब मैंने एक्सलेशन देखनी है एट वाई, हाइट डायमीटर है ना बेटे ये, ठीक है, तो ये ए वाई किसके बराबर हो जाएगा, दिस इज वेलोसिटी वी वाई का स्क्वायर ओवर आर। अब ये आई है 1.51 का स्क्वायर, और रेडियस की वैल्यू 60, वो आर की वैल्यू 62 है तो 31 हो जाएगा ना सेंटीमीटर में, 31 टाइम्स 10 टू रेज पर -2, तो बेटे आ रहा है 7.34 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर। अच्छा, अब ये देखो 7.34 अगर आ रहा है तो ये इंडिकेट कर रहा है कि हमारे पास एक्सेलेरेशन कम आ रही है 9.81 से। अगर एक्सेलेरेशन कम है 9.81 से, इसका मतलब ये हो जाएगा कि ये कांटेक्ट में नहीं है, प्रोजेक्टाइल पाथ में आएगी, कांटेक्ट में नहीं है, प्रोजेक्टाइल पाथ बाद में ट्रेस करना है। दिस मींस वी कैन राइट सिंस कैलकुलेटेड acceleration at y is less than 9.81 meters per second square, so car is not in contact with the track। इसने प्रोजेक्टाइल पाथ में नीचे आना है, ठीक हो गया। नेक्स्ट पार्ट के अंदर, suggest with a reason but without calculation whether your conclusion in C would be different for the car of mass 460 moving with the same initial speed। गाड़ी का अगर हम मैस हमारे पास ज्यादा कर देते हैं या कम कर देते हैं, कोई चेंज आएगी, कोई चेंज नहीं आएगी, मैथ्स तो यार वैसे कैंसिल आउट हो गया, ये चीज बननी है ना, ठीक है। और वैसे देखो सेंटीमीटर एक्सेलेरेशन क्या, वी स्क्वायर ओवर आर, इसमें कौन सा मैथ्स आ रहा है बेटे, आ ही नहीं रहा,
हमने तो इसको कंपेयर किया था ए को जी के साथ, ठीक है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा हमें, ठीक है। तो हम लिखेंगे सिंस मैथ्स को कैंसिल आउट हो गया था ना यहाँ पे, मैं उसी को स्पेसिफाई कर रहा हूँ, मैथ्स कैंसिल आउट एंड सेंट्रिपिटल एक्सेलेरेशन is independent of mass, ठीक है, hence no change, any difference, okay, no difference। एब्सोल्यूट पूरा क्वेश्चन ए स्टार गेट था ये, एब्सोल्यूट ए स्टार। इसके बाद नेक्स्ट पे आ गए बेटे, नवंबर 23 का क्वेश्चन, डिफाइन रेडियन, ये हम पहले कई जगह कर चुके हैं, तो सिंपली हम थीटा इज इक्वल टू एस ओवर आर, तो थीटा इज 1 rad if s equals to r, सिंपल सा, दोबारा लिखने की जरूरत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर, द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक revolves at a constant angular speed around the face of the constant angular speed, इसका मतलब उसने क्या दिया, ओमेगा कांस्टेंट है यार, ओमेगा इक्वल्स टू कांस्टेंट। अगर ओमेगा कांस्टेंट तो इसका मतलब टाइम पीरियड क्या होगा, वो भी कांस्टेंट। क्यों टाइम पीरियड कांस्टेंट है कि उसने रिवॉल्व भी करना, ओमेगा किसके बराबर होता है, 2 पाई ओवर कैपिटल टी के, ठीक है। और वैसे भी है घड़ी का टाइम ज्यादा थोड़ी होता जा रहा था, कांस्टेंट टाइम इंटरवल रहता है ना, ओमेगा कांस्टेंट होता है वहाँ पे, ठीक है। अच्छा जी, कंप्लीटिंग एवरी 1 रेवोल्यूशन एवरी आवर, ठीक है, टाइम पीरियड 24, सॉरी एवरी आवर 60 सेकंड हो गया, ठीक। A small piece of modeling clay is attached to the hand with its center of gravity at a distance L from the fixed end of the hand as shown figure। यहाँ पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी आ रही, तो रेडियस भी ये आएगा, अगर सेंट्रीपिटल फोर्स देखनी इस पे तो एम आर ओमेगा स्क्वायर लगाते हो यार, ये कांस्टेंट है, इसका रेडियस मैथ भी यहाँ पे आ गया, तो रेडियस भी इस मैथ के लेना है ना, सेंटर से, एरो का हमारे पास रेडियस ज्यादा है, इस मैथ का हमारे पास क्या होगा, कम होगा। चलिए, कैलकुलेट द एंगुलर स्पीड ओमेगा ऑफ द मिनट हैंड, एंगुलर में ओमेगा निकालना है, तो ओमेगा किस के बराबर है, दिस इज 2 पाई ओवर कैपिटल टी, 2 पाई 3.14 लिख लो, या कैलकुलेटर में 10 एस एफ वैल्यू वो सारा ठीक है। मिनट हैंड है तो इसमें 60 मिनट 60 सेकेंड, 1 घंटे वाली होती है ना मिनट हैंड, ठीक है। दूसरी तो ये बेटा इसको करते हो तो आंसर इज 1.74 टाइम्स 10 टू रेज पर -3, ठीक है, ओके। During a time interval of 1400 seconds, the center of gravity of the modeling clay in figure 1.1 moves through a total distance of 0.44 मीटर, ठीक है, डिस्टेंस जो मूव करती है, ठीक है, इतने घंटों के अंदर, सेकंड्स के अंदर। कैलकुलेट द एंगल थ्रू विच द मिनट हैंड मूव्स इन दिस टाइम इंटरवल, ओके। अच्छा, अब इसके अंदर एंगल निकालना है, अब ओमेगा किसके बराबर होता है, ओमेगा इज इक्वल टू थीटा ओवर डेल्टा टी या थीटा ओवर टी, ये पड़ा हुआ। Now if you make this theta as subject, this further equal to omega t, since we calculated the value of omega which is 1.74 times 10 to raise per -3 and time is provided to us which is 1400, 2.43 तो 364 2.44 लिख रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट के अंदर डिटर्मिन एल। अच्छा, अब बेटे हमारे पास एल के लिए एल क्या बन रहा है, रेडियस बन रहा है, ठीक है। अब ऊपर वाले पार्ट में आपने क्या निकाला है, एंगल निकाल लिया है, ठीक है, और टोटल डिस्टेंस से मूव कर रहा है वो भी इसने दे दिया 0.44 मीटर, तो बेटे हम फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, एस इक्वल्स टू आर थीटा,
अब एल किसके बराबर है, आर के बराबर है। अब इसकी इसकी वैल्यू गिवन थी 0.44, दिस इज 0.44, रेडियस क्या एल के बराबर है, थीटा की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है यहाँ पे, दिस इज 2.44, अब इसको 0.181 मीटर आ गया, ठीक हो गया। कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ऑफ द मॉडलिंग क्ले। अब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के लिए फॉर्मूला वेलोसिटी गिवन नहीं, आर हम निकाल चुके हैं, ओमेगा भी हमारे पास है, ठीक है। आर की वैल्यू बेटे हमारे पास आ रही है लेंथ के बराबर ही होगी ना, 0.181 जो आया। ओमेगा की वैल्यू हमने पीछे कैलकुलेट की है 1.74 टाइम्स 10 टू रेज पर -3, 1.74 टाइम्स 10 टू रेज पर -3। ओके, नेक्स्ट पार्ट के अंदर यूज योर आंसर इन C3, ये वाला, to explain why the variation of the time of the magnitude of force exerted by the minute hand on the piece of modeling clay is negligible as the minute hand undergoes one full revolution. Force exerted by the minute hand. यार यहाँ पे ये फोर्स क्या है, इसका वेट डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है ना यार। अगर सिर्फ वेट लग रहा होता तो इसने हमारे पास ए की वैल्यू किसके बराबर आती, 9.81 के, ठीक है। इसका मतलब ये है कि हमारे पास एक्सेलरेशन तो ये काफी कम आ रही है, तो इसका मतलब हम मिनट हैंड कोई फोर्स लगा ही नहीं रहा इसके ऊपर, ठीक है। मिनट हैंड इस पर कोई फोर्स नहीं लगा रहा क्योंकि हमारे पास ये उसकी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की वैल्यू ही निग्लिजिबल है, ठीक है। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होगी, निग्लिजिबल है इन कंपैरिजन टू एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉल, सो फोर्स एक्सर्टेड बाय मिनट हैंड इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू वेट के बराबर ही होगी, क्योंकि ये वैल्यू बहुत ही कम बेटे आ रही है, बहुत ही कम है, यानी 0.6 जीरोस आ जाएंगे, फिर 548 ये एक्सेलरेशन आ रही है, तो बहुत ही कम है। तो इसका मतलब है हमारे पास सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बहुत ही अगर कम अगर आ रही है, तो यहाँ पे सिर्फ सिर्फ एक वेट से कंपेयर करते हो तो यहाँ से रिजल्ट भी क्या निकल गया, हमारे पास निग्लिजिबल फोर्स लग रही है इसके ऊपर। तो सिंस सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो हमने कैलकुलेट की है, this is 5.48 times 10 to raise per -7 meters per second square is negligible in comparison to 9.81 meters per second square. So force exerted by a minute hand is exert, तो फिर लग रही होगी वेट के बराबर लग रही है, is approximately equal and लिख लेते हैं, equal and opposite to weight of modeling, ज्यादा लंबा लिखा है क्ले। बेटे हमारे पास देखो सिर्फ वेट लग रहा होता फिर एब्सोल्यूट सर्कुलर पाथ नहीं बनता, फिर वो ये पाथ बनता, यहाँ सर्कुलर पाथ बन रहा है, इसका मतलब है फोर्स की बैलेंस भी करते जा रहा है ये वाला काफियत, ठीक है। तो ये अगर हमारे पास 9.81 से कंपेयर करते ये, तो ये वैल्यू बहुत ही कम है, तो क्या लग रहा है 9.81 लग रहा है, ठीक है। अगर 9.81 सिर्फ लग रहा है तो फिर वो चीज नीचे भी गिर जाती, इसका मतलब इसका यहाँ पे तो चीज बैलेंस हो रही थी अपवर्ड डायरेक्शन में, लेकिन रिजल्टेंट फोर्स टुवर्ड सेंटर यहाँ पे बनती थी। सर उसका वेट निग्लिजिबल है, उसका वेट निग्लिजिबल है। वेट निग्लिजिबल नहीं है बेटे, ये जो मिनट हैंड फोर्स लगा रहा है ना टुवर्ड सेंटर, वो निग्लिजिबल है। ये देखो ये चीज नीचे नहीं गिरती, ये एक मिनट, ये अगर नीचे नहीं गिर रहा है तो फोर्सेस लग कौन सी रही है यार, इस पे एक फ्रिक्शन फोर्स लगेगी आपको डायरेक्शन में, ये भी नीचे नहीं गिर रहा ना, ठीक है। ये भी पिवट फ्रैक्शन, इसका मतलब है ये जो फोर्सेस हैं ये बैलेंस भी तो करती हैं वेट को, सिर्फ वेट लग रहा होता ना स्लिप करके नीचे आ जाता, ठीक है। अगर मूव करते हुए वेट ही सिर्फ लग रहा होता फिर प्रोजेक्टाइल पाथ में जाता। अगर ये अपनी इसी जगह पे है, इसी जगह पे यहाँ पे है, तो इस जगह पे बेटे इसका वेट तो यहाँ डाउनवर्ड लग रहा है,
नीचे क्यों नहीं गिर रहा? अपवर्ड फोर्स लग रही है जो उसको उसके फ्रिक्शन फोर्स जो है जो बैलेंस करती जा रही है वेट को। तो उसने ये पूछा हुआ था हमसे क्वेश्चन से कि हमारे पास के मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स जो है वो निग्लिजिबल हमारे पास क्यों है? क्योंकि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ऑल्दो लग तो रही है लेकिन काफी हद तक बहुत ही कम है उसकी वैल्यू इन कंपैरिजन टू वेट। ओके, ये चैप्टर कवर हो गया, सारे क्वेश्चंस हो गए बेटे, सारे के सारे ही हो गए।